Hello everyone. From today onwards, we are also going to start the geography series as well for UPSC. Okay, and it is also useful for 11th class student. Okay. Now, what is here our objective? So, our objective is cover geography of the class 11th, which is basically physical geography. Okay, we will deal this uh, book line by line. Okay, we are not going to leave even a single uh, lines because many times in UPSC the question are directly asked by taking the statement from this book. Okay, so we are going to discuss it line by line. Okay, so let's start. So we will start from chapter number second, the origin and evolution of the earth. The first one is not too much important in the perspective of UPSC, that's why I have leave that one. Okay, so let's start from the origin and the evolution of earth. The first topic is origin of the earth, and now we are going to discuss the early theories related to the origin of earth. Okay, तो अगर हम बात करें, ठीक, अर्थ के एवोल्यूशन को लेके तो कई सारी थ्योरीज दी गई हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अर्ली थियोरीज से. ठीक, अब होता क्या है कि बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं बहुत सारे फिलोसफर एंड साइंटिस्ट के थ्रू, किसके बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके. जो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड पॉपुलर आर्गूमेंट है ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके, उसे जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांत ने दिया था. ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ठीक है, जो इन्होंने दिया था अपनी फिलॉसफी ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके, उसे रिवाइज किसने किया, तो मैथमेटिशियन लेप्लासी ने. ठीक है, 1796 में जो थ्योरी इन्होंने दिया था उसे क्या बोलते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस. जर्मन फिलोसफर्स इमैनुअल कांत, विच इज रिवाइज्ड बाय लेप्लासे, एंड द हाइपोथेसिस नेम इज नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, अब नेबुलर हाइपोथेसिस में होता क्या है समझते हैं. द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट विल फॉर्म आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन. ठीक, अब देखो होता क्या है कि मान लो ये कोई यूथफुल सन था. ठीक है, ठीक है, और ये स्लोली स्लोली ऐसे रोटेट कर रहा था. ठीक, रोटेट कर रहा था ऐसे ऐसे. ठीक, ओके. फिर 1900 में चैम्बरलियन एंड माउल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे. वो कंसीडर करते हैं कि एक स्टार भी होता है जो कि ऐसे आता है इसकी ओर. ठीक है, इसकी ओर ऐसे मूव करता है. ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसे किसी कौन बेसिकली इसे कह रहा है, चैम्बरलियन एंड माउल्टन. ठीक है, ये क्या कहते हैं कि एक वॉन्डरिंग स्टार अक्रॉस द सन, एक वॉन्डरिंग स्टार मतलब घूमता हुआ एक सन आता है, एक स्टार आता है जो सन के पास से गुजरता है. ठीक, तो ये सोलर सरफेस के अगल बगल क्या होता है, मटेरियल बहुत सारे होते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात गैसेस वगैरह होते हैं. ठीक, तो ये आता है, फिर ये क्या करता है, ऐसे पास से गुजरता हुआ जो इसके मटेरियल होते हैं ना, इसको साथ में ऐसे लेके जाता है. ठीक है, from the solar surface. As passing star moved away, the material separated from the solar surface and continued to revolve around the sun. ठीक है, तो ये जो सोलर सरफेस वाले जो मटेरियल थे ना, ये जो सोलर था इसके सरफेस के जो मटेरियल थे, ठीक है, तो ये ऐसे सेपरेट हो गए. जब ये स्टार गया बगल से सेपरेट हो गए और ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करने लगे इसके जो ओरिजिनल सन था. ठीक है, और धीरे धीरे रिवॉल्व होते होते ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व होते होते प्लैनेट का फॉर्म पा लेते हैं. ठीक, ये इसका कहना था. उसके बाद सर जेम्स एंड जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी ने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट भी किया. ठीक है, एट अ लेटर डेट द आर्गूमेंट कंसीडर ऑफ ए कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग. ठीक है, मतलब जो लेटर आर्गूमेंट जो आए ना, उन्होंने क्या कंसीडर किया कि भाई
दो सन कंपेनियन में एग्जिस्ट करते थे। ठीक, बाइनरी थ्योरीज भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी हाइपोथेसिस मतलब जहाँ दो सन एग्जिस्ट करते थे। ठीक, फिर क्या हुआ 1950 में ओट्टो स्केमिडिट रसिया एंड कार्ल विजर इन जर्मनी, ये दो साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने क्या किया, जो नेबुलर हाइपोथेसिस था उसे रिवाइव किया। इन्होंने क्या माना कि जो सन था वो सोलर नेबुला के थ्रू सराउंडेड था, जो कि हाइड्रोजन हीलियम के बने थे। नेबुला मतलब कुछ गैसेस वगैरह थी सन के अगल बगल जो हाइड्रोजन हीलियम से बनी हुई थी, और कुछ डस्ट थे। ठीक, अब क्या हुआ कि इन पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ, तो क्या हुआ कि डिस्क से एक क्लाउड बन गया इस सन के अराउंड में, और इसी क्लाउड से जो प्लेनेट होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद कुछ मॉडर्न थियरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑन क्या हुआ, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स था उसको लेके साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टूक अप द प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रेदर देन दैट ऑफ जस्ट अर्थ। ठीक है, लेटर पीरियड में कहा कि क्या क्या साइंटिस्ट ने कि भाई पूरे यूनिवर्स की ओरिजिन की बात की, केवल अर्थ को लेके नहीं, या उसके जो अगल बगल प्लैनेट हैं उन्हीं को लेके नहीं। द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी, सबसे पॉपुलर आर्गूमेंट है। ठीक है, एक्सपेंडिंग इनवर्स हाइपोथेसिस भी इसे बोलते हैं। एडविन हबल्स ने 1920 में क्या किया, इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया कि इनवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। ठीक, अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनवर्स एक्सपेंड कैसे कर रहा है। ठीक, अब मान लो कि हम, एक हो गया बलून, ठीक है, ये हो गया बलून, ऐसे बलून हो गया। ठीक है, अब क्या करो कि इस बलून पे जो है ऐसे पॉइंट बना दो कई सारे, फिर बलून में हवा भरो तो बलून ऐसे फूलेगा। ठीक, इसके जो पॉइंट होंगे वो दूर दूर आपस में जाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें होगा कि जो पॉइंट की साइज होगी वो बढ़ने लगेगा, लेकिन जो यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना उसमें पॉइंट का साइज नहीं बढ़ता, केवल ये पॉइंट्स आपस में दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे समझा जा सकता है कि कैसे जो गैलेक्सीज है ना हमारी एक्सपेंड हो रही हैं। ठीक, कैसे गैलेक्सीज आपस में दूर दूर जा रही हैं, हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हो रहा है। गैलेक्सीज तो मतलब सेम साइज शेप की हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ये गैलेक्सीज आपस में दूर दूर जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ से इस तरह से समझा जा सकता है कि कैसे हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, अब हम आ जाते हैं, नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून द पॉइंट्स मार्क ऑन द बलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एज द बलून एक्सपेंड। हमने वही बात कहा कि जो पॉइंट होंगे आपस में दूर दूर जाने लगेंगे। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय द यूनिवर्स कंटिन्यू टू बी एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि हाँ यूनिवर्स ऐसे ही एक्सपेंड कर रहा है एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, लेकिन आप क्या देखेंगे कि यू विल फाइंड द बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द बलून द पॉइंट देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग। अब जैसे जो बलून पे जो हमने पॉइंट बनाए थे तो फुलाने पे उन पॉइंट के बीच में गैप तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो वो पॉइंट है ना वो खुद में भी बड़े होते जाएंगे। हालांकि जो ये गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सपेंड नहीं कर रही हैं, बस उनके बीच की दूरी ही बढ़ रही है, तो एक थोड़ा सा ये अलग है। देखो वही साइंटिस्ट कह रहे हैं कि स्पेस जो है गैलेक्सीज के बीच में वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज है वो नहीं हो रहा है। सो बलून का एग्जाम्पल जो है वो पार्शली ही करेक्ट है। ठीक, ये चीज़ हो गया।
सिंगुलरिटी, देखो ये सिंगुलरिटी पॉइंट है, यहाँ से एक्सप्लोजन होगा, यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखो बिग बैंग थ्योरी कुछ चीज़ों कंसीडर करती है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ यूनिवर्स का उसको ये कंसीडर करती है कैसे। चलो इसको समझते हैं एक बार। तो इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी बॉल। स्टार्ट में क्या हुआ कि सारे मैटर ना एक टाइनी बॉल के शेप में थे, ठीक है, सारे मैटर एक टाइनी बॉल के शेप में थे, सिंगुलर आटम भी जिसे बोलते हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत ही छोटा था, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था और डेंसिटी बहुत इनफाइनाइट थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, कोलिजन हुआ, मतलब विस्फोट हुआ, तो टाइनी बॉल क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ वायलेंटली। उसके बाद क्या हुआ, ह्यूज एक्सपेंशन हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो की बात है इस बिग बैंग की हुई। इसी जो फेनोमेना को बिग बैंग बोलते हैं कि भाई एक टाइनी बॉल टाइप का एक एटम था जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम था, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई था और उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा थी, वो एक्सप्लोड किया। ये 13.7 बिलियन ईयर एगो एक्सप्लोड किया है, लगभग अब से लेकर, मतलब इतना समय पहले एक्सप्लोड हुआ, जिससे क्या हुआ कि एक्सपेंशन शुरू हो गया, और जो करंट में हम अपना यूनिवर्स देख रहे हैं वो उसी का एक्सपेंशन है, ठीक। अब जब ये ग्रू, मतलब जब बढ़ा ना धीरे धीरे यूनिवर्स, तो कुछ एनर्जी क्या हुई कि मैटर में कन्वर्ट हो गई। जैसे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट, एनर्जी मास का रिलेशन है ना, तो वैसे ही देखो, पहले तो शुरुआत में बहुत तेज एक्सपेंशन हुआ 1 सेकंड में आफ्टर द बैंग। उसके बाद क्या हुआ कि एक्सपेंशन स्लो हो गया, ठीक। विद इन द फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम बिग बैंग इवेंट्स द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। 3 मिनट के अंदर जो है बिग बैंग के हुए फर्स्ट एटम बनता है। एटम मतलब ओरिजिन ऑफ, शुरू हो गया है मतलब यूनिवर्स का फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ कि विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, 3 लाख साल बाद बिग बैंग हुए, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, 4500 केल्विन तक चला गया, जिसके थ्रू एटॉमिक मैटर का एवोल्यूशन हुआ। यूनिवर्स क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक। अब देखते हैं हम कि द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि जो गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में उनके बीच में स्पेस बढ़ते जाना। इसके अल्टरनेटिव में एक होयलेस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि होयली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो होयलेस ने दिया, और ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है यूपीएससी की, कोई गारंटी नहीं है, वो सीधे ऐसे स्टेटमेंट यहीं से फ्रेम करके कि भाई नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, हॉयलेस कॉन्सेप्ट स्टेडी स्टेट किसने दिया, और आपको मिलान करने को बोल देगा, ठीक है। या फेनोमेना उसमें क्या क्या हुई उसमें आपको मिलान करने को बोल सकता है कि बिग बैंग का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। इट कंसीडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट टाइम। हॉयलेज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी क्या कहता है कि यूनिवर्स जो है, ठीक है, वो हमेशा एक ही साइज शेप का था, ठीक है, उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। हालांकि जो अभी एविडेंस हमको मिल रहे हैं वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर द आर्गूमेंट एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। जो भी प्रेजेंट की साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाले कॉन्सेप्ट को फेवर भी करती है, ठीक। अब देखो स्टार फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब क्या हुआ कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जो एनर्जी और मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो अर्ली यूनिवर्स में इवन नहीं था, मतलब सेम नहीं था। अब जो ये इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस था उसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में लगे, ठीक है भाई। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहेगा तभी तो फोर्स लगेगा। जब दोनों अगर सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है।
तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैटर जो है आपस में ड्रॉन टुगेदर, एक दूसरे के पास आने लगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल इम्बैलेंस की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, इसी की वजह से डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज शुरू हुई। गैलेक्सीज बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टार उसमें होते हैं जो बहुत वास्ट डिस्टेंस के थ्रू सेपरेटेड होते हैं और इन्हें लाइट ईयर में मेज़र किया जाता है। अगर डायमीटर की बात करें ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज तो ये 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स लगभग इनका डायमीटर होता है, ठीक। गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाई एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। जो गैलेक्सीज हैं वो कैसे बनी, तो जो हाइड्रोजन गैस थे, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हुए, आपस में पास पास आए, उन्होंने एक बड़ा सा क्लाउड बनाया, उसके बाद नेबुला का, उसी को नेबुला बोलते हैं। जो हाइड्रोजन गैस जो पास पास आए उन्होंने मिलकर आपस में एक बड़ा सा क्लाउड बनाया, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैसेस। अब ये जो नेबुला गैसेस के जो एक ढेर बने ना, अब उसमें क्या हुआ कि उसी गैसेस के ढेर में कुछ लोकलाइज जगह जगह पे, ठीक है, क्लम्प ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस के छोटे छोटे ग्रुप उन्हीं के बीच में, ठीक, वो डेवलप होने लगे। ये जो ग्रुप डेवलप हो रहे थे तो काफ़ी और डेंस होते चले गए समय के साथ में। उसी के थ्रू स्टार का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा माना जाता है कि 5 से 6 बिलियन ईयर से कोई स्टार का फॉर्मेशन हुआ। ए लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट अ टाइम्स। अब लाइट ईयर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जो लाइट ईयर है ना, वो डिस्टेंस को मेजर करता है, हमें पता भी ये चीज़, ठीक है। लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है। कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर। अब एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे ही 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ये किसके बराबर है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। सन और अर्थ के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितना है, कह दो इसको, 14,95,98,000 के आसपास है, ठीक है। अगर लाइट ईयर की बात करें तो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8.33 मिनट ऑफ ईयर, मतलब 8.311 मिनट में जितना लाइट ट्रेवल करेगी उतना ही डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे, हमने स्टार का देख लिया कि भाई लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस बने नेबुला में, वही डेंस होते गए, उसके साथ समय के साथ साथ स्टार बने। अब देखते हैं कि प्लेनेट कैसे बने। अब देखो इसके भी स्टेज हैं। द स्टार लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस विद इन नेबुला, हमने देख लिया। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेशन डिस्क ऑफ गैसेज एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस। अब देखो जो लोकलाइज लंप ऑफ गैसेस से जो नेबुला में जो बने ना, वो स्टार बनते हैं, लेकिन स्टार का एक कोर होगा जो काफ़ी डेंस होगा, और जो उसके साइड में मटेरियल्स होंगे वो डेंस उतने नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं अभी भी गैसेस के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यही गैसेस उसके अगल बगल रोटेट करते रहेंगे स्टार के अगल बगल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो गैसेस इसके अगल बगल रहेंगे स्टार के बगल में, वो खुद भी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। और जो उनके अराउंड में गैसेस रहेंगे वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे राउंड राउंड ऑब्जेक्ट में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अभी देखो, अभी हमने पूरे यूनिवर्स की बात की, ठीक है, कि उसमें भाई नेबुला, उस नेबुला के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। और जब ये होगा ना कि द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप, जिसे ही प्लेनेटेसिमल्स बोलेंगे। लार्ज बॉडीज उसी के थ्रू बनेंगे, कोलिजन के थ्रू, ठीक है, उसी में, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू मटेरियल आपस में चिपकने लगेंगे, ठीक है।
द प्लेनेटिसिमल्स आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडी। अब प्लेनेटिसिमल्स क्या है कि छोटे छोटे बॉडीज का कहीं ना कहीं ग्रुप है, ठीक। अब फाइनल स्टेज में क्या होगा कि दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेटिसिमल्स एक्रीड टू फॉर्म द फ्यूअर लार्ज बॉडीज, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बनेंगे प्लेनेट के टुकड़े, वो आपस में मिल के एक बड़ी बॉडी बनाएंगे, लार्ज बॉडी बनाएंगे, उसी से प्लैनेट्स बनेगा। अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो 9 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। 10th प्लैनेट कौन सा है? 2000 UB313, ठीक है। द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू बी हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सम टाइम 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। जो हमारा नेबुला है, जिस नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना है, उसका ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका जो कोर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो 5 से लेके 5.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, और जो उनमें प्लैनेट बने ना, वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बने। कोर का मतलब यहाँ सन होगा, प्लैनेट जो बने 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बने। अब लगभग 1 बिलियन ईयर्स अगो बाद, मतलब ये जो कोर बना, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहली बात सन है, स्टार है, 9 प्लैनेट है, 63 मून है, मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ हैं लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ठीक। 9 प्लैनेट्स में से मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, इनर प्लैनेट है, जो कि सन और बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड के बीच में है। जो और 5 प्लैनेट हैं उन्हें आउटर प्लैनेट बोलते हैं। जैसे देखो, अब क्या है कि ये हमारा सन है, एक प्लैनेट यहाँ है, एक प्लैनेट यहाँ है, एक प्लैनेट यहाँ है, एक प्लैनेट यहाँ, ठीक है। इसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट है, उसके बाद 5 प्लैनेट और 1 2 3 4 5, ठीक है। जो इसके अंदर वाले हैं इनर प्लैनेट हो गए, जो इसके बाहर वाले हैं आउटर प्लैनेट हो गए, ठीक। बस यही है कहने वाला। अल्टरनेटिव द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। जो पहले 4 है ना, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि ये अर्थ की तरह लगभग रॉक एंड मेटल से बने हैं, इनकी डेंसिटी हाइयर है। जो आउटर में 5 वाले हैं उन्हें जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, जायंट प्लैनेट्स, मतलब इनमें गैसेस वगैरह थोड़ी ज़्यादा है। जोवियन प्लैनेट्स मतलब जुपिटर लाइक। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब अर्थ लाइक हो गए, ठीक है। जोवियन और गैसेस जायंट प्लैनेट मतलब जुपिटर लाइक। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर। बहुत सारे तो उसमें ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, मतलब जो ये जोवियन प्लैनेट है वो काफ़ी बड़े हैं, उनका एटमॉस्फेयर भी थिक है, और ये हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से मिलके बने। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड समटाइम्स। देखिए, जो जितने ये सारे प्लैनेट हैं 9 प्लैनेट्स, वो लगभग एक ही टाइम पीरियड 4.6 बिलियन ईयर्स से ही बने हैं। कुछ डेटा देख लेते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम को लेके। डिस्टेंस के हिसाब से मरकरी हो गया, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सन से, वैसे वैसे जो डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सैटर्न के पास यूरेनस ही ऐसा है जिसका डेंसिटी सैटर्न से, भले सन से ज़्यादा दूर है यूरेनस, लेकिन उसकी डेंसिटी सैटर्न से ज़्यादा है, ठीक है। वैसे नेपच्यून की डेंसिटी जुपिटर एंड सैटर्न यूरेनस से भी, तीनों से भी ज़्यादा है। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल जोवियन प्लैनेट, जो डिफरेंस है ना टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बने ना, वो पेरेंट स्टार के विसिनिटी में बने। तो क्यों?
बहुत गर्म थे। जोवियन प्लैनेट वर फॉर्म्ड एट अ क्विक डिस्टेंस, जोवियन प्लैनेट वो डिस्टेंस पे बने। ठीक। द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, जो सोलर विंड थी वो सन के पास थोड़ी ज़्यादा इंटेंस थी। इसलिए हुआ क्या कि लॉट्स ऑफ गैसेस को, जो गैसेस थे, डस्ट थे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से इसने उड़ा दिया। ठीक है, सोलर फ्लेयर ने। जबकि जो आउटर प्लैनेट थे वहाँ पे सोलर फ्लेयर्स का उतना इम्पैक्ट रहा नहीं, इसलिए उनके अगल बगल गैसेस अभी भी प्रेजेंट है जोवियन प्लैनेट्स के अगल बगल। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो काफ़ी स्मॉलर है, तो उनकी ग्रेविटी भी कम है, इसलिए कहीं ना कहीं गैसेस को होल्ड नहीं कर पाए। अब आते हैं मून की बात करते हैं। केवल नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ का। मून जो है ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं ना, उसी तरह मून कैसे इवॉल्व हो उसकी भी बात की जाती है। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन क्या करते हैं कि इनिशियली क्या हुआ कि जो अर्थ एंड मून थे, ठीक, तो वो सिंगल रोटेटिंग बॉडीज से मिलके बने हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक, फिर बाद में क्या हुआ कि जो सारा मास था वो डम्बल बेल शेप्ड टाइप का बन हो गया। आपस में एक ही पहले बॉडी थी, तो ये रोटेट कर रहा था। दोनों पहले अर्थ और मून एक ही बॉडी थे, लेकिन वो रोटेट कर रहा था, तो रोटेशन की वजह से क्या हुआ कि ऐसे ये डम्बल शेप के बन गए। ठीक, अब क्या हुआ, और फिर ये डम्बल शेप बनने के बाद आपस में टूट से जाते हैं। ठीक है, ठीक। It also says that the material forming the moon was separated from what we have at present and deposited over the Earth's figure. अब देखो, पहले दोनों एक ही था, लेकिन मून टूट के अलग हो गया, तो जो उसके बीच में अब जो गैप बचे ना अर्थ में कुछ मटेरियल जाने के बाद, उसको पैसिफिक ओशियन ने पा लिया, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है। ठीक है, अब क्या हुआ, However, the present scientists do not accept, जो प्रेजेंट में साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते। It is now generally believed that the formation of the moon as satellites of the earth is an outcome of giant impact और what is described as the big splat। ठीक है, एक giant impact की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी और कोई रीजन नहीं है जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उसको मानते हैं। अब क्या हुआ कि अब देखो, ये जो है जायंट इम्पैक्ट, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक मार्स से लगभग 3 गुना साइज का एक बॉडी जाके अर्थ से टकराया। ठीक, और कब टकराया, जैसे अर्थ नई नई बनी थी वैसे ही आके टकरा गया। अब क्या हुआ कि टकराने के बाद अर्थ का बहुत सारा पार्ट्स ये अलग कर दिया इसने। ये जो पार्ट था ना, ब्लास्टेड मटेरियल जो था, ये अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहा इसके ऑर्बिट में, और प्रेजेंट जो मून है ना, वो यही है, यही मटेरियल है। ठीक, कब बना ये, तो 4.4 बिलियन ईयर्स अगो बना। ठीक, तो ये था मून का कॉन्सेप्ट। अब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं। हम यूनिवर्स की बात कर लिए, मून की बात कर लिए, अब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं। सो डू यू नो द प्लेनेट ऑफ द अर्थ इज वाज बैरन रॉकी। शुरुआत में क्या था कि कुछ रॉक, ठीक है, ऐसे था, इस पर कोई जीवाश्म वगैरह नहीं था। ठीक है, कोई प्लांट्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, बस केवल एक हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब आग का गोला टाइप का था। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम ही था। एक कहीं ना कहीं आप अनुमान नहीं लगा सकते, जो करंट में अभी अर्थ का कंडीशन है ना, उस हिसाब से इसको अनुमान नहीं लगा सकते, तब बहुत अलग था उस टाइम।
इसीलिए कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से जो करंट का चेंज है वो आया होगा। ठीक है, रॉकी बैरन हॉट अर्थ से लेके ब्यूटीफुल प्लेनेट विथ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर कंडूसिव एटमॉस्फेयर, ये सब लाइफ वगैरह के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करना वरना, तो ये काफ़ी लेटर पीरियड में डेवलप हुआ है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। हुआ क्या कि 4600 मिलियंस ईयर्स एगो टू प्रेजेंट टाइम, ठीक है, लाइफ का एवोल्यूशन शुरू हुआ ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट अर्थ। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है, सबको पता है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, बाहर से, एकदम बाहर से लेके, जैसे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से लेके जो इनर पार्ट तक है, कोर है, वहाँ तक कहीं ना कहीं लेयर्ड अप्रोच में अर्थ बनी हुई है। यूनिफॉर्म मटेरियल से नहीं मिलके बना हुआ ये। एटमॉस्फेयर जो है उसकी सबसे कम डेंसिटी है, जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक, अब सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर की बात करें तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर की बात करें, शुरुआत में अर्थ कैसी थी, वॉलेटाइल स्टेट में थी, धीरे धीरे इसकी डेंसिटी और टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा इसके अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसके अंदर के मटेरियल थे, ठीक है, वो सेपरेट होने लगे। भाई जब डेंसिटी एंड टेम्परेचर बढ़ेगा तो मटेरियल अकॉर्डिंगली सेपरेट भी तो होने लगेंगे डेंसिटी के हिसाब से। इससे क्या हुआ कि जो हैवियर मेटल्स थे लाइक आयरन वो अंदर सेंटर में चले गए, लाइटर मेटल जो थे वो सरफेस पे आ गए। समय के साथ क्या हुआ कि ये कूल हुआ एंड सॉलिडिफाइड हो गए एक स्मॉलर साइज में, जिसकी वजह से जो अर्थ का आउटर सरफेस है वो बना, जिसे क्रस्ट बोलते हैं अभी हम। अब मून के फॉर्मेशन के टाइम क्या हुआ कि ड्यू टू जेंट में अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। अब जेंट इम्पैक्ट हुआ तो अर्थ फिर से गर्म हो गई। ठीक है, इसी वजह से, इस डिफरेंशिएशन की वजह से जो मटेरियल थे वो फर्दर सेपरेट होने लगे लेयर वाइज, सरफेस से सेंट्रल तक ये लेयर वाइज सेपरेट हो गए, लाइक क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इनर कोर्स। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। क्रस्ट से लेके कोर तक मटेरियल की डेंसिटी वो बढ़ती है, हम देखते भी हैं लेटर ऑन इसको। ठीक, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कैसे डेंसिटी वगैरह वेरी करती है। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो जो करंट टाइम का जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो चीफली किसके द्वारा बना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू, 78% 21% के आसपास। यूल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, आगे आने वाले चैप्टर में हम कंपोजिशन देखेंगे एटमॉस्फेयर का। देयर आर 3 स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। 3 स्टेज में जो प्रेजेंट टाइम का एटमॉस्फेयर बना है उसका एवोल्यूशन हुआ है। पहला स्टेज क्या है, जो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था वो लॉस हो गया। ठीक, सेकेंड स्टेज में क्या है कि जो अर्थ का इंटीरियर था वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन में। फाइनली क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है किसके द्वारा मॉडिफाई होता है, तो लिविंग वर्ल्ड के थ्रू, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह हो गए। ठीक, तो कैसे हुए, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, अर्थ का एटमॉस्फेयर रिलेटेड, तो जो इसका प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था वो लॉस हुआ। ठीक, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस थे वो लॉस हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि जो इंटीरियर था अर्थ का वो काफ़ी गर्म था, तो वो भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, अगर हॉट हुआ तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कंडेंसेशन वगैरह, फिर कूलिंग हुई होगी फर्दर। ठीक है, उसके थ्रू एटमॉस्फेयर जो है उसका सेकेंड स्टेज में एवोल्यूशन हुआ। फाइनल स्टेज में क्या हुआ कि जो लिविंग वर्ल्ड थे, मतलब जो लिविंग क्रीचर्स वगैरह थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया।
अब देखो, द अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से जो अर्ली कंपोजिशन था हाइड्रोजन हीलियम का, वो तो सोलर फ्लेयर की वजह से अर्थ से अलग हो गया था। ये केवल अर्थ के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, जो और भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे उन सभी के साथ यही हुआ कि सोलर फ्लेयर्स आई, हाइड्रोजन हीलियम के कंपोजिशन को उसने उड़ा दिया, अलग कर दिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जो भी हमने स्टेज 1 में देखा, उसी को प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर की लॉस की जो हम बात करते हैं, तो यही फर्स्ट स्टेज में यही हुआ था, सोलर फ्लेयर्स आई, हाइड्रोजन हीलियम को उड़ा लेगी। ठीक, अब देखो, ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड। अब देखो, हमने बोला ना कि इंटीरियर जो था काफ़ी हॉट था, तो कहीं ना कहीं अर्थ को मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है कि कंडेंसेशन वगैरह होता है, फिर क्या होता है कि कूलिंग होता है अर्थ का। कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन इसी से होता है। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो वाटर वेपर कंटेंट करता था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था, एंड वेरी लिटिल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत कम था। ठीक है, ये जो गैसेस आई थी कहाँ से आई थी, तो कहीं ना कहीं इंटीरियर से आई थी, डीगैसिंग के थ्रू। जैसे अब अर्थ कूल होगा तो अपनी गैस लॉस करेगा, ठीक है, जो हॉट गैसेस थी तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में आएंगी। वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू वाटर वेपर एंड गैसेस का भी कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अर्थ कूल हुई तो जो वाटर वेपर थे जो रिलीज हुए थे वो कूल होना शुरू हुए। अर्थ कूल्ड, द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। ठीक है, अर्थ ठंडी हुई जब, तो जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस हो गए। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो गया। इससे क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था वो फर्दर डिक्रीज हो गया। जो रेन वाटर अब हुआ कंडेंसेशन के थ्रू, वो कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन थे अर्थ में उसी में कलेक्ट हो गया और ओशियन का फॉर्म बन जाता है। अर्थ की ओशियन की बात करें तो 500 मिलियन ईयर्स एगो ये इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो ही पहले ही जो ओशियन है उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओशियन है वो 4000 मिलियन ईयर्स एगो मतलब ओल्ड ही है। कभी कभी तो हम 3800 मिलियन ईयर्स एगो क्या होता है, हाँ, लाइफ कब बिगन हुई तो 3800 मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व होना शुरू हुई। 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का इवॉल्व होना शुरू हुआ। जो इनिशियल लाइफ था ना वो ओशियन में ही कहीं ना कहीं था। अभी ऑक्सीजन क्या, जो ओशियन होते हैं वही फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, 2000 मिलियन ईयर्स को ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड। तो 2000 मिलियन ईयर्स को ऑक्सीजन क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में फ्लड होने लगते हैं। ठीक है, ये समझना है। ठीक, और जो ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर में कहाँ से आए, तो वो ओशियन से आए। ओशियन कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, ठीक है, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, अभी तो हमने अर्थ का ओरिजिन देख लिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर का ओरिजिन देख लिया, अब लाइफ के ओरिजिन की बात करते हैं। तो जो लास्ट फेज था एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का वो किससे रिलेटेड है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। It is undoubtedly clear that the initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of, जो इनिशियल स्टेज में एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो कहीं ना कहीं कंड्यूसिव नहीं था लाइफ के डेवलपमेंट को लेके। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई है। पहले क्या हुआ कि पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में फॉर्म हुए और फिर वो असेंबल हुए।
ये असेंबलेज जो था ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, वो डुप्लीकेट होने लगा, मतलब अपना अपना कॉपी बनाने लगा। ये कहीं ना कहीं इनएनिमेट मैटर से लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन द रॉक इन द फॉर्म। अब देखो, अब डिफरेंट पीरियड में जो लाइफ थी अर्थ पे वो कैसी थी, अगर उसको जानना है तो किससे हम पता कर सकते हैं? तो जो रॉक फॉसिल मिलते हैं ना, रॉक में जो फॉसिल मिलते हैं, रॉक तो भाई करोड़ों साल कितने पुराने हैं, तो उनमें जो फॉसिल मिले हैं उन्हीं से हम अर्ली लाइफ को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था ना इस इनिशियल पीरियड का, वो किससे कहीं ना कहीं मैच करता है? तो ब्लू एल्गी से मैच करता है। हालांकि जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन था वो कहीं ना कहीं काफ़ी ओल्डर था, 3000 मिलियन ईयर्स अगो था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो लाइफ बिगन हुआ इवॉल्व होने का प्रोसेस वो 3800 मिलियन ईयर्स अगो बिगन हुआ। द समरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिवन इन जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, कैसे एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी से लेके मॉडर्न, ये अभी हम टाइम स्केल में को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो टाइम स्केल में क्या हुआ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो सिनोजोइक फ्रॉम 65 मिलियन ईयर्स अगो टू द प्रेजेंट टाइम। ठीक, सिनोजोइक। ठीक है, पहले सबसे बड़ा कौन होता है? इवॉन होता है। ठीक है, इवॉन, प्रोटोजोइक, आर्कियन, हाइडियन। ठीक है, तो ये इवॉन्स हो गए। उसके इवान के अंदर ही इरा आते हैं, जैसे सेनोजोइक 65 मिलियन ईयर्स अगो टू प्रेजेंट, मेसोजोइक 65 मिलियन ईयर अगो टू 245 मिलियन ईयर्स अगो, पेलियोजोइक। ठीक, तो आप बस एक सीक्वेंस याद रखिए कि सबसे बड़ा इवॉन, उसके बाद इरा, उसके बाद अंदर पीरियड्स, उसके अंदर इपॉक, उसके अंदर एजेस। ठीक है, उसके बाद उसी के अंदर जो है तो मॉडर्न मैन एंड होमोसेपियंस कब इवॉल्व हुए? तो क्वाटरनरी पीरियड में इवॉल्व हुए। ठीक है, तो ऐसे आप एक बार इस टेबल को देख सकते हो। इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम एक बार। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये तो बस एक था और बहुत कम ही ऐसा टाइम हुआ, एक का क्वेश्चन हुए होंगे जो अभी करंट पैटर्न के हिसाब से यूपीएससी में पूछे गए होंगे। अदरवाइज जो ये सेकंड वाला चैप्टर था कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। पीपल्स आर जनरली लीविंग दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स, बट आई सिंस आई was thinking that it is very necessary to make a background, so that's why I included this chapter as well. Okay, and remember what I am doing. I am also preparing for the civil service, and I am uploading this lecture in a manner so that I also got a bit revised with you. Okay, so that's why I am reading line by line. Okay, and of course it will be very helpful for beginners as well, because look, if beginners want to prepare for the beginners who is basically beginner in the field of UPSC, remember one thing: you have first need to line by line each and everything. That's the gist. There is no shortcut for the beginners. Okay, and if someone are saying to you, are teaching to you that look, learn this one, learn this one, it might be possible that you will learn. Okay, and it might be useful for you as well with time. But one thing that you have need to remember: you will never able to sort out the content unless you go through the whole content. Okay, if someone says to you, please give me the summary of this one, okay, and they will give you the just a what we can say, just a tables of chapters. Okay, this chapter included this, under this chapter this type included, and tell you that give me the summary of this book. How would you give on the basis of this chapter and topics under them? You have need to go through the whole chapter before going to prepare a summary. What chapter and what index basically do? Index basically provide you a glimpses of what has been written under this whole chapters. Okay, but if you want to prepare a summary, you cannot prepare this summary
only through the index. You have need to go through the whole chapters, whole book. Only after that you will be in the position to sort out the content to give the summary. So this is the gist, and remember these things. I am saying it because I have experienced that. Initially I was also in false that if someone are going to provide me or give me suggestions, look, read this one or that one, look, it will never work. Each and everyone have their own mindset, each and everyone have their own talents, each and everyone have their different way to deal with each and every problems, to deal with each and every topics, to have different way to interpret the things, and the different way through which their mind can recognize the patterns, and through the different way through which their minds remember the things. So you have need to go through the entire chapter line by lines. You have, please don't use any shortcut. Okay, you can use shortcut, but once you have first, what is needed to you first is that you have need to go through the entire content first. Okay, this is the prerequisite thing if you are preparing for the civil services. Okay, each and everyone have their different intellectuality levels, each and everyone have their different intelligence power. Okay, someone remembers the things from their first instances, someone remembers after 3, someone remembers after 4 repetitions. So it is vary from peoples to peoples. So there is need to be a tailored approach, but you can apply the tailored approach only when you have at least a glimpses of your personality, and at least you have the glimpses of your, actually no one is better positions to understand you in compared to you, because you are the only one who have seen yourself through each and every seconds, through your entire life till now. Okay, either you are 20, 19, whatever the age of yours. Okay, you are the only persons who are with you and fully aware with you. Okay, so please don't follow the directions which is given by others. There is no shortcut for the UPSC. Okay, and if you will go through these shortcut methods, I am assuring that you will face the problems. Okay, so this is the my simple suggestions. Okay, and which I have been through the experiences. So thanks, this video only up to that. So thank you.